अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट। अब तो तारुफ की आगे ज़रूरत नहीं है, आप लोग अब तो मुझे पहचान ही चुके होंगे। सो बगैर हम किसी देर के अपना नावल स्टार्ट करते हैं। द वॉर ऑफ डेथ बाय सैयद ईमान, एपिसोड 27। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन मिजाल हो जो कोई एक भी उठा। निमरा इन सबको उठा उठा कर थक चुकी थी। अभी वो लाउंज पे आकर बैठी ही थी कि हमें फ्रेश सा आता दिखाई दिया। ऐसा को स्किन कलर की शलवार कमीज में अपने बहुत ही जाजिब नजर लग रहा था। निमरा ऐसे देखते कुछ बार अपनी आंखें तक चिपकाना भूल गई। इसकी मुस्कुराहट, ऊपर से इसकी मुस्कुराहट, वल्लाह। गुड मॉर्निंग। इसके करीब आते बोला था निमरा होश में, गुड मॉर्निंग। निमरा ने भी कहा, बहुत देर हो गई, कोई उठा नहीं क्या? अहमद इसके साथ ही दूसरे सोफे पर बैठते बोला, नहीं, कब से उठा रही हूँ, कुछ सुन ही नहीं रहा। वो मुंह बनाते बोलती, अलबत्ता इसने अहमद को नहीं जगाया था, इसे अच्छा नहीं लगा था। रहता कि वो जाकर इसका कमरे का दरवाज़ा नॉक करे। अभी अहमद कुछ बोलता ही कि एक 25-26 साल लड़का इसे अंदर आता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम। इस लड़के ने खासी बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कभी तो आराम से आ जाया करो, हमेशा शोर करना लाजमी होता है क्या? मैं इसके सलाम का जवाब देते बोली, मैं तो सबको अलर्ट करना चाहता हूँ कि अरमान खानज़ादा आ गया है। अरमान मुस्कुराते बोला और निमरा के सोफे की दूसरे हैंडल पर बैठ गया। पंद्रों वाली हरकतें ख़त्म नहीं होती तुम्हारी, ये कोई बैठने की जगह है? ओह, अब क्या हो गया? आपको ये भी तो इन्होंने बैठने के लिए ही बनाई है। और ये कौन है? बोलते इसकी नज़र अहमद पर पड़ी तो इसका पूछे, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है ना। मैं ऐसे घूरते बोली, मुझे वाकई नहीं पता, मैं तो कल ही फ्रांस से वापस आया हूँ। इसने कहा तो निमरा ने सर लाए, इसलिए खैर ये अहमद है मेरे असिस्टेंट, और अहमद ये अरमान खानज़ादा है, साहिर के दोस्त, जिसका ये फार्म हाउस है। मैंने इन दोनों का तारुफ करा, दोनों एक दूसरे से मिले। बाकी सब कहाँ? कुछ बातों के बाद अरमान ने पूछा, सभी सो रहे हैं, लेकिन आज तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे? निमरा इन बाकियों का बताते इसका पूछा, क्योंकि वो अपने ख़ानदान का सबसे छोटा और लाडला सपूत था, इसलिए इसकी तो सुबह 1 या 2 बजे से पहले नहीं होती थी। बस ऐसे ही आँख खुल गई तो सोचा इधर आ जाऊँ, आपके हाथ का नाश्ता कर लो। अरमान ने कहा था। निमरा बस गई। अच्छा, आप लोग बातें करो, मैं ज़रा एक बार फिर इन लोगों को उठाऊँ। निमरा कहते उठी और इन लोगों के कमरे की जानिब बढ़ी। आरिफ के कमरे का दरवाज़ा नॉक करते अंदर एंटर हुई तो वो बेड खाली था। इस जल्दी से इसका बेड समेटा, बाकी सब मुलाजिमा ने कर लेना था। फिर बोलते, साहिर और मान के रूम में, जहाँ वो दोनों गधे घोड़े बेच कर सो रहे थे। साहिर, मान, अब उठ जाओ, देखो अरमान भी आ गया और पूछ रहा है तुम लोगों का। निमरा खिड़की के आगे से पर्दे हटाते बोली तो धूप डायरेक्ट आती इनकी आंखों पर पड़ी, तो वो दोनों ही कसमसाते दोबारा से साइड चेंज करते सो गए। शायद मान, अब तुम लोग ने उठना है कि नहीं? ऊपर से टाइम देखो, कितने काम बाकी हैं और तुम लोग यहाँ सो रहे हो। उठ जाओ, वरना अब मैं बाहर से दरवाज़ा बंद करके चल जाऊँगी, फिर बैठे रहना ये यहीं सारा दिन। निमरा इस बार सख्ती से धमकी देते बोलते हुए ज़रा से सीधे हुए। क्या यार, साहिर बोला। इसी वक्त आरिफ भी रूम में आ गया। निमरा, तुम जाओ, मैं इन्हें उठाता हूँ। आरिफ ने कहा तो निमरा इन्हें घूरती बाहर चली गई। निमरा के जाते ही आरिफ इनके पास गया और साइड टेबल से जग उठाते इन दोनों पर गिराए तो वो दोनों हड़बड़ा कर उठे। क्या बदतमीजी है ये! साहिर आरिफ को देखता गुस्से से चीखा, चलो उठो, शाबाश। खबरदार, जो तुम लोगों ने बहस की शुरू की, जाओ मान मेरे रूम में जाकर फ्रेश हो, 10 मिनट में है तुम लोगों के पास। आरिफ संजीदगी से बोला तो इन्हें उठना ही पड़ा, क्योंकि जब वो संजीदा होता था किसी की नहीं सुनता था। इसलिए मान उठता आरिफ के रूम की तरफ गया तो शायद भी फ्रेश होने चला गया। तो आरिफ भी बाहर आए। निमरा इनके रूम से निकलते फजर और फातिमा के रूम में आए, जहाँ फातिमा तो बेड पर बैठी थी, अलबत्ता फजर साहिबा अभी तक सो रही थी। गुड मॉर्निंग, फातिमा ने कहा तो निमरा ने सर हिलाते जवाब दिया। नींद पूरी हुई? निमरा ने प्यार से पूछा। जी। फातिमा ने बस इतना ही कहा। फजर बच्चे, आप उठ जाएं, बहुत देर हो गई है, नाश्ता भी तैयार है। निमरा फजर के बाल पीछे करते प्यार से बोली। फातिमा इन दोनों की मोहब्बत देख रही थी। अपिया, क्या अपिया, जल्द से उठे। निमरा से मसनूई से डरते बोली। अच्छा, उठती हूँ। फजर मुंह बनाते उठ बैठी। चलो शाबाश, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, निमरा ने कहा और फातिमा की तरफ है। आ जाए फातिमा, आपको हेल्प कर दूँ मैं? फातिमा को सहारा देते व्हील चेयर पर बिठाया। आपको और कोई हेल्प चाहिए? नहीं, थैंक यू। फातिमा ज़रा मुस्कुराते बोल, दरअसल इसे शर्मिंदगी हो रही थी, वो खुद कुछ नहीं कर सकती। तो निमरा भी फिर इन्हें जल्दी से तैयार होकर आने का कहते चली गई। ओह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, अभी भी शक्ल दिखाने की क्या ज़रूरत थी? आरिफ अरमान कल लगता तांजिया बोला, यार अब तुम तो ऐसे मत बोलो ना। चलो तुम मारा, तुम फ्रांस के थे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सारे रास्ते ही ख़त्म कर ले। आरिफ ने इसका मुकम्मल मारते कहा तो निमरा इनको एक नज़र देखकर बात मान से गले लगता बोला, अच्छा यार, अब ये शिकवा करना तो बंद करो ना। माँ ने सायर और मान की गर्दन में बाजू डालते कहा, तू अगर इंसान बन जाए ना तो हमें शिकवे करने की ज़रूरत ही ना पड़े। साहिर भी इसकी गर्दन में बाजू डालते इसकी गर्दन दबाते बोला। आरिफ और अहमद अपनी बातों में मसरूफ थे। आराम से, क्या कर रहे हैं? ओ
हाँ मदद, पता चले तेरे कार्ड लाकर मुझे मार ही न डाले। साहिल से दूर होते मस्ती से डरते बोला, अब ऐसी भी बात है। अरमान ने मुंह बनाया। कुछ देर में फजर और फातिमा घर आ गए। फातिमा कैसी है? फातिमा को देखते ही हमें जिस बात के उसके सामने कुत्ते की तरह बैठ कर पूछा, तो ये रात को ठीक से नहीं गए। हमने बहुत सी बातें की थी। फातिमा ने बताया कि नेमत ने फजर की तरफ देखा, जो इन दोनों को देखते मुस्कुराई थी। आरिफ की भी नजरें फातिमा पर टिकी थी। फातिमा इस वक्त ब्लू कलर के कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर से इसके चेहरे पर फैली मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना कर सकती थी। और आरिफ भी आज एक दफा फिर इसका दीवाना हुआ। कुछ देर में नाश्ता लगते निमरा ने इन्हें आवाज़ दी तो सभी नाश्ते के टेबल पर जमा गए। मैं तो आपके हाथ का नाश्ता करने आया था। अमान आमलेट की पहली बाइट लेते ही बोला, कर आना, फिर खुद बना के कराऊंगी। आप सुबह जल्दी चल जाती हैं और मैं तो उठता ही लेट हूँ। अमान मुंह बनाते बोला तो सब हंसे। तो जल्दी उठ जाएं, एक दिन वो कहते है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शायद ने बात करना ज़रूरी समझा। तुम मुझे आने के बारे में मैसेज कर देना। अरमान ने कभी निमरा के हाथ का नाश्ता नहीं किया था, लेकिन इससे बात करना ज़रूर कहा था। इसने अक्सर साहिल से के मुँह से निमरा के चीज़ ऑमलेट की बहुत तारीफ सुनी थी। उसे वही कहना था। फिर इस तरह हंसी मजाक में लोगों ने नाश्ता खत्म किया, तभी एक मुलाजिम वहाँ आया। वो भाई डेकोरेशन वाले आके हैं, इसने बताया। तो अरमान ने सर लिया। ठीक है, सामान रखवाओ, हम आते हैं। अरमान संजीदगी से बोला, चलिए फिर ठीक है, आप लोग एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। अरमान उठता बोला, किधर चलो? चले, बैठो तो सही। सैर ने कहा, नहीं यार, फिर कभी, अभी और भी बहुत से काम है। इसने कहा और फिर सबसे मिलता चला गया। अरमान के जाते ही सब अपने कामों में मसरूफ हो गए। जहाँ आरिफ और रहमत डेकोरेशन का काम देख रहे थे, वहीं साहिद ने खाने वगैरह का जिम्मा संभाला, जबकि मान ने अपने पसंदीदा काम फोटोग्राफी और म्यूज़िक का जिम्मा संभाला। अलबत्ता निमरा अपने और फजर का ड्रेस लेने चली गई थी। यार अपिया अभी तक वापस ही नहीं आई और कुछ ही देर में गेस्ट आने आना शुरू कर देने। फजर कमरे में फातिमा के सामने यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते परेशान से बोली, फजर आराम से बैठ जाओ, आ जाएंगी तुम्हारी अपिया। फातिमा ने ऐसे तसल्ली दी और इसी वक्त निमरा रूम में एंटर हुई। हो सॉरी, आई नो मैं लेट हो गया हूँ। ये फजर आपका ड्रेस है, ये फातिमा का। निमरा रूम में एंटर हुई, दोनों ड्रेस बेड पर रखते बोली। फातिमा हैरानी से इसे देख रही थी। मेरा ड्रेस? इसने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं ऑलरेडी आपकी ड्रेस डिज़ाइन कर चुकी थी। मेरा ड्रेस आपने डिज़ाइन किया? फातिमा की तो खुशी की इंतहा ही न थी। जी बिल्कुल। निमरा इसके गाल प्यार से तो बातें बोली। थैंक यू सो मच। फातिमा खुशी से बोली तो निमरा ने मुस्कुराई। चलो तुम लोग ड्रेस चेंज करो, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर तुम लोगों को भी तैयार करती हूँ, मैंने कहा और जल्दी से रूम से बाहर गई। तो फातिमा और फजर अपना अपना ड्रेस देखने लगी। निमरा खुद जल्दी से तैयार होने के बाद इसने फजर और फातिमा को तैयार किया। आज फातिमा ने भी हिजाब लिया था। निमरा इस वक्त डार्क ब्लू मैक्सी जिस पर गोल्डन काम हुआ था पहने, प्यारे से मेकअप के सर पर हिजाब लिया, इंतहा की हसीन लग रही थी। एक पल को इसे देखते फजर और फातिमा भी साखती थी, जबकि कम तो वो दोनों भी नहीं लग रही थी। फजर गोल्डन कलर के फ्रॉक में मलबूस बहुत ही प्यारी लग रही थी, जबकि फातिमा ने लॉन्ग डार्क पर्पल शर्ट के साथ हमरंग ट्राउजर पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जबकि दूसरी तरफ लड़के भी किसी से कम नहीं लग रहे थे। साहिद आरिफ मान इस वक्त ब्लू थ्री पीस में मौजूद इंतहा के हसीन लग रहे थे। इन तीनों पर ही ये रंग बहुत जच रहा था, जबकि अहमद ग्रे टू पीस में इंतहा का हैंडसम लग रहा था कि कोई एक बार देखता तो इससे बात करना ज़रूर चाहता। और ऊपर से इसके चेहरे की संजीदगी इसे मज़ीद जाज़िबे नज़र बनाती थी। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। ऊंची आवाज़ में गाने बजाए जा रहे थे, हर कोई एंजॉय करता। जब एकदम से म्यूज़िक बंद हुआ, रहमत माइक थामे स्टेज पर आए। कितनी लड़कियों ने इसे देखते आहें भरी थी। उम्मीद करता हूँ अब सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अब वक्त हो चुका है कि इनको बुलाएं जिनके लिए पार्टी अरेंज की गई है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फैशन डिज़ाइनर ऑफ द ईयर निमरा नूर शराजी। रहमत ने कहा। इसी वक्त वहाँ की तमाम लाइट्स ऑफ होती एक लाइट एंट्रेंस की तरफ आई। फिर वहाँ निमरा ने अपने कदम रखे। अहमद इसे देखता अपनी जगह साख्त हुआ था। इसने आगे भी कुछ बोलना था, लेकिन वो सब भूल गया था। अगर कोई याद था तो सामने आज से आती वो लड़की, वो जैसे सीधा आसमानों से उतरी थी। कम से कम अहमद को तो यही लगा था। जबकि साहिर भी निमरा के पीछे आती फजर को दीवाना वार देख रहा था। इसकी नज़र फजर पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। निमरा आहिस्ता आहिस्ता चलती स्टेज तक आई और साथ खड़े अहमद से माइक पकड़ना चाहा तो अहमद होश में आया और इसे माइक दिया। हाथ कब निमरा का भी नहीं था। वो अहमद को देखते इसके दिल को कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन वो खुद को कंपोज कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम and thank you everyone for coming here and make my celebration more wonderful. I hope you all enjoy here, so I didn't take more time to enjoy. क्या निम्रा कहते स्टेज से उतर गई, जबकि म्यूजिक फिर से शुरू हो चुका था। अमान ने आज अपना कैमरा निकाला हुआ था और हर किसी की पिक्चर बनाया था, जबकि साहिर तो फजर को देखने में बिजी था। और बता आरिफ की नज़रें फातिमा को ढूंढ रही थी। गुड़िया फातिमा आपके साथ थी ना, वो कहाँ है? आरिफ ने फजर के पास जाते इससे पूछा। वो तो रूम में ही है, आई नहीं।
क्यों नहीं आई? आरिफ परेशान हुआ। पता नहीं, मैंने इसे बहुत कहा लेकिन वो नहीं आई। फजर कंधे उचकाते बोले तो आरिफ अच्छा कहता अंदर की जाने पड़ा। जाते फजर फातिमा के कमरे में एंटर हुआ। फातिमा, इसने इसे पुकारा। वो खिड़की के पास बैठी बाहर सब देख रही थी। इसके बोलने पर वो चौंकते इसे देखा। आप यहाँ? आरिफ को देखते घबराए। तुम बाहर क्यों नहीं आए? आरिफ इसके कुछ फासले पर रुकते हुए कहा। मैं नहीं जानना चाहती। वो अपनी टांगों को मायूसी से देखते बोली। तुम्हें लगता है वहाँ सब हाई सोसाइटी से हैं तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? यहाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तुम्हें कमतर समझेंगे? वो हैरान हुई। आरिफ को कैसे पता चला? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, फ़ौरन से इनकार करके। ऐसी ही बात है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है। मैं किसी और की मिसाल क्यों दूँ? तुम्हें पता है मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा याद ही नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, मैं कौन हूँ। मेरी ये पहचान मुझे निम्रा ने दी। तो जब मुझसे लोग पूछते हैं ना कि तुम कौन हो, मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। खुद को शदीद बेबस महसूस करता हूँ। आरिफ सर झुकाए से अपनी हथेली को कुचलते बोला, जबकि फातिमा हैर से इसे देखती। इसे यही लगा था कि शायद आरिफ शायद निम्रा का कोई कज़न वगैरह है, लेकिन इसके बारे में तो आज ऐसे पता चला। वो हैरान कन था। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन व्हील चेयर पर गुजारे हैं और मुझे पता है बहुत बुरा फील होता है जब आप सबको चलता फिरता देखते हो तो आपका दिल चाहता है। और कुछ लोगों की बातें भी हमें बहुत तकलीफ देती हैं, जिनकी वजह से हम खुद को एक जगह बंद कर लेते हैं। और यकीन जानो, इस सब कुछ फ़ायदा नहीं होता। लोग तो कहते रहते हैं, कहने तो इन्हें इन्हें इनके काम है बातें बनाना, तो इनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। हारिस इस बार इसकी आंखों में देखता पूरे एतमाद से बोला था, जिस पर फातिमा मुस्कुराई। तो क्या आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे? फातिमा मुस्कुराते बोले तो आरिफ भी मुस्कुराया और बगैर कुछ बोले इसकी व्हीलचेयर घसीटते से पैर है। और वो फातिमा भी तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। कहाँ रह गई थी तुम? अहमद फातिमा के पास आती बोला। इधर ही थी। फातिमा ने कहा तो अहमद चल रहा है। चलो निम्रा, आप और फजर की पिक्स बनाते हैं। मान फजर, ये क्या है? एक तो मान फजर निम्रा से बोला तो दोनों ने मुख्तलिफ पोजेस में पिक्स बनाई। फिर इसी तरह बारी बारी सब ने अपनी पिक्स बनवाई और अब बारी थी ग्रुप फोटो की। तो इन्होंने एक लड़के के ऊपर देखो, बहुत संभाल के इस्तेमाल करना, बहुत महंगा कैमरा है ये। मान इस लड़के को हिदायत देता बोला और इसने इन पांचों की पिक्स ली। अहमद फातिमा आप भी आ जाओ। निम्रा ने अहमद से कहा तो इसने मना कर दिया। नहीं, ये आपकी फैमिली फोटो है, आप लोग बनाए। अहमद ने मना करते कहा, अब तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो जाओगे। हो आ जाओ यार। आरिफ ने इसे बुलाया तो पर वो आ गया। अगर वो सब इसे इतना मान दे ही रहे थे तो वो कैसे इनकार कर सकता था? इस तरह ये रात भी गुजर गई। पार्टी के बाद सब इतना थक चुके थे कि सभी चेंज करते सो गए। सुबह सभी काफ़ी लेट उठे थे, चूँकि निम्रा भी पिछली रात सोई नहीं थी, इस वजह से अह, वो भी लेट उठे। लेकिन खैर वो लोग नाश्ता करने के बाद 2 घंटे की मुसाफत तय करते वो लोग घर पहुंचे। तो फिर कैसी रही पार्टी? एंजॉय किया? सदरा बेगम ने इनसे पूछा। हाँ, सब अच्छा हो गया था। आप लोग भी आते तो बहुत और ज़्यादा अच्छा लगता। निम्रा ने इन्हें कहा तो मुस्कुराए। अब तुम्हें अकबर के कामों का तो पता है ना, इन्होंने कहा। फिर वो लोग पार्टी डिस्कस करने लगे। अहमद और फातिमा पहले ही जा चुके थे। भैया वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। वो लोग अभी कुछ ही देर पहले घर पहुंचे थे। शेर से मिलने के बाद अब वो लोग बैठे बातें कर रहे थे। शेर अहमद की गोद में बैठा है। इसने अपने बाबा को बहुत मिस किया था। अच्छी बात यह है कि वो लोग कभी किसी को जज नहीं करते। अहमद इसकी तरफ देखते बोला, आपको पता है मैं बाहर नहीं जा रही थी। फिर वो आरिफ जो है ना वो आए थे और फिर वो इसे सारी बात बताती चली गई, जबकि अहमद इसे हैरत से देखता है। न जाने क्यों एकदम इसके जहन में निम्रा के घर आने वाली बात आई थी, लेकिन वो अपने ख्याल को झटकता दोबारा से इसकी इबादत सुनने लगा। वहाँ बाहर जाना है। शेर इसकी गोद में खड़े हुए इसकी गाल पे हाथ रखते बोला, मेरे बेटे को बाहर जाना है? हाँ। अहमद ने कहते इसे प्यार किया तो इसकी दाढ़ी से गुदगुदी हुई तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। वो भी अहमद का पूरा मुकाबला करने के चक्कर में इसके गाल पर दांत काट गया, जिस पर अहमद दर्द से बिलबिला उठा। गंदे बच्चे। अहमद इसे पीछे करता इसकी गाल पर दांतों के निशान बन चुके थे, जिसे देख फातिमा हंसी। भैया आप ऐसे चेहरे के साथ बाहर कैसे जाएंगे? फातिमा हंसते हुए बोली, चुप करो तुम तो। वो मुस्कुराई से गुस्से से बोलते, लेकिन आखिर में खुद ही हंसी आ गई, इसलिए हंसने लगा। ये जिंदगी जैसे से गुजर गया। मेरा आज सुबह सुबह ही अहमद को कॉल करके अपने आने का था, तो अहमद परेशान था क्या है वो लोग क्यों आ रहे हैं। कुछ बात तो इसे समझ आ ही चुकी थी, लेकिन इसे कुछ भी कंफर्म नहीं था। अहमद ने अपनी अम्मी को बताया ना तो वो भी हैरान है, लेकिन फिर उनके लिए तैयारी करने लगी, क्योंकि बीजान अपनी बेटी के घर गई थी, इसलिए इन्हें कुछ पता नहीं था। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त शराजी हाउस एक अलग शो था, हर कोई अपनी जल्दी में था। अब ये मेरा दुपट्टा सेट करते हैं। इमरा यार ये सामान कहाँ रखना है?
आप ही परी चुप नहीं हो रही तो देख रहे हैं, जल्दी करें पहले ही देर हो चुकी है। सब कोई अपने कामों की जल्दी थी, आरिफ के अलावा सब जा रहे थे। निम्रा ने इनके लिए कई गिफ्ट्स तैयार करवाए थे जो गाड़ी में रखवाने बाकी थे। निम्रा पहले सारी के पास आई और इससे रोती हुई परी को लिया। परी को वो पहले ही तैयार कर चुकी थी, वो इस वक्त वो व्हाइट कलर की फ्रॉक में नहायत ही क्यूट लग रही थी। रवि तो रोने की वजह से गाल भी सुर्ख हो चुके थे। क्या हो गया मेरी गुड़िया को? निम्रा परी को उठाते बोली। अब ये यार ऊपर आओ ना। फजर ने इसे आवाज़ दी तो अच्छा कहती परी को लेते ऊपर आई, क्योंकि परी का फेडर भी ऊपर ही रखा था। इसने पहले परी का फेडर बना कर दिया और फिर फजर के पास गई। आज वह हिजाब के बजाय सूट के साथ के दुपट्टा ले रही थी, जैसे सेट ही नहीं हो रहा था। इसके बाद वो आरिफ के पास गई, उसके साथ मिलकर चीज़ें सारी गाड़ी में रखवाई। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मान से पहले वाले कपड़ों में को देख बोला। हाँ बस हो रही हूँ, काम ख़त्म नहीं हो रहे। निम्रत अच्छा जल्दी करें, पहले ही बहुत देर हो गई है। अच्छा तुम ऐसा करो, परी को देखो, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आई। निम्रा कहती ऊपर गई और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, लेकिन इस लाइट इस लाइट ब्लू कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ हमरंग ट्राउजर पहने, साथ सूट के साथ की दुपट्टा लिए बहुत प्यारे लग रहे थे। आज तो इसने अपनी आंखों में काजल भी लगाया था, जिससे इसकी आंखें मजीद प्यारी लगती थी। वो तैयार होती जल्द से नीचे आई और फिर वह सब गाड़ियों में बैठते अहमद के घर की तरफ रवाना। इनके साथ इधर बेगम और अकबर साहब भी थे। कुछ ही देर में वो अहमद के घर के बाहर थे। अहमद ने भी दरवाज़ा खोला था और इन सबको देखते हैरान हुआ। कैसे लगा था सब निमरा ही आएगी, यहाँ तो सब आए हुए थे। अस्सलामुअलैकुम। लेकिन खैर इसने इन सबको अंदर आने की जगह देते सलाम किया, लेकिन इससे असल हैर तो इनके पीछे आते मुलाजमों को हैर हुई, जिनके हाथों में मिठाइयों और फलों की टोकरियाँ थी। इसका शक यकीन में बदल चुका था। वो लोग यहाँ रिश्ते के लिए आए थे। वो कंफ्यूज था कि अब क्या करे, लेकिन खैर वो सब अंदर जाते बैठे। कुछ ही देर में साजिदा बेगम वहाँ आई। अहमद अंदर फातिमा के पास चला गया। फातिमा तुम्हें पता ही सब क्यों आए? बंद कमरे में दाखिल होते ही परेशान इससे पूछा। नहीं भैया, मुझे कैसे पता हो सकता है, कोई आपसे काम होगा। फातिमा इसकी तरफ तेजी बोली। अच्छा छोड़े ना, बाहर आऊँ मैं, बाहर आऊँ ना? फातिमा ने कहा। नहीं अभी कोई जरूरत नहीं। इस कहने पर फातिमा ने मुंह बनाया। क्यों? मैंने कहा ना नहीं। इसने आपकी बात सख्ती से कहा था, वो मुंह बना के। फातिमा कहा। वो सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे जब नैना ने पूछा कौन था, मैं बुलाती हूँ। सच्चा बेगम खुद कंफ्यूज थी कि क्या करें और क्या नहीं। वो तो शुक्र था कि बीजन करनी थी, वरना इन्होंने एक अलग हंगामा खड़ा कर देना था। कुछ देर में वो फातिमा को लेके आई तो फातिमा निमरा उठते इससे बहुत प्यार से मिली। कैसी हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर साजिदा बेगम खाने का सामान लेने चली गई। बाबा बेबी, शेर अहमद को परी की तरफ इशारा करते बोला। आपको बेबी के पास जाना है? अहमद ने पूछा। शेर ने ज़ोर शोर से सर हिलाया तो अहमद मुस्कुराया। आप इधर बैठो, मैं बेबी को लाता हूँ। अहमद कहता उठा और मान से परी को लेकर आया। इसे नहीं उठाओ। अहमद को परी को उठाते देखकर वो गुस्से से बोला। ओह तो आप मेरी बेटी से जेलस हो रहे हैं? उन्होंने शेर को अपनी गोद में उठाया। ये आपकी बेबी है? वो अपनी जुबान में इससे पूछा था। जी ये मेरी बेबी है, आपको चाहिए क्या? नहीं। वो मुँह बनाता बोल तो सब मुस्कुरा दिए। फिर साजिदा बेगम खाने पीने का सामान लेकर आए तो अब की बार सिद्रा बेगम ने इसे इशारा किया। शेर अभी भी निमरा की गोद में और परी अहमद की गोद में थी। हम लोग आज यहाँ आपसे एक गुजारिश करने आए हैं। निमरा अपने पास बैठी फातिमा का हाथ थामते बोली। आज अगर आरिफ के माँ बाप होते तो शायद वही आपसे ये बात करते, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आज मैं यहाँ आरिफ की बहन की हैसियत से फातिमा का रिश्ता आरिफ के लिए मांगने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप हमें ना उम्मीद नहीं लौटाएंगे। निमरा की बात सुनते फातिमा दंग रह गई। साजिदा बेगम और अहमद को तो पहले से ही आइडिया था माजद, लेकिन फातिमा की पहले से मंगनी हो चुकी है। साजिदा बेगम ने इन्हें जिसे आगाह किया था ये बात सिद्रा बेगम को भी मालूम नहीं थी। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक दफ़ा ज़रूर सोचें, आरिफ इसे बहुत खुश रखेगा। निमरा ने कहा तो इस बात अहमद और साजिदा बेगम के साथ बाकी सब भी इसे हैरत से देखा। क्योंकि वो नहीं जानते थे। निमरा को सब पता है। मैं जानता हूँ आज बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मेरी बहन पहले किसी और के नाम हो चुकी है, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। अहमद ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जो भी है आप लोग एक बार ज़रूर सोचिएगा, यहाँ बात बच्चों की खुशियों की है। अकबर साहब ने भी संजीदगी से कहा। तो फिर हम चलते हैं, आप लोग सोच समझ के जवाब देना। सीधा बेगम उठते बोली तो बाकी सब भी खड़े हुए। दुआ करती हूँ जो दोनों के हक में बेहतर हो वही हो। फातिमा मुझे बहनों की तरह से मैं साजिदा बेगम से मिलते बोली। शेर की तरफ मुड़ी जो अपने प्राण और अपने बस से चॉकलेट निकालते दी तो वो खुश हो गया। आप लोग ये सब ले जाएं। अहमद ने इनके लाए सामान की तरफ इशारा किया। ये सब तो मैं फातिमा के लाई थी, तो वापस कैसे ले जा सकती हो? मैंने फातिमा की तरफ देखते प्यार से कहा। अभी वो सब घर आ गए। तिमरा तुम पहले से सब जानती थी? सीधा बेगम ने घर में दाखिल होते इससे पूछा। तो आपको क्या लगता है मैं बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के वहाँ चली गई थी? और आरिफ वो भी सब जानता है। निमरा कहती लाउंज में दाखिल हुई, जहाँ सामने ही आरिफ बेचैन से इनका इंतजार कर रहे थे। क्या कहा इन्होंने? निमरा को देखते ही वो इसके पास आते बेचैन से बोला। आरिफ हम इनका जवाब पहले से जानते थे ना, लेकिन मैं वादा करती हूँ
मैं आखिरी लम्हे तक कोशिश करूँगी कि वो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल जाए। नैना ने इसके दोनों हाथ थामते तसल्ली दी, जिस पर वो बदहकत मुस्कुराया। मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब तुम लोगों को सब पता था तो तुम वहाँ गए ही क्यों? जरा बेगम ने पूछा। क्योंकि मैं एक कोशिश करना चाहती थी। आरिफ फातिमा से मोहब्बत करते हैं, इमरान ने बताया। इस वक्त वो दोनों निमरा के रूम में बैठे थे। और तुम जानते हो ना, तुम्हारी इस कोशिश ने आरिफ को नाउम्मीद कर दिया है। नहीं, वो नाउम्मीद नहीं होगा। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, बल्कि वो अब फातिमा को पाने के लिए मज़ीद मेहनत करेगा। इमरान ने जिस एतमाद से कहा वो काबिल दीद था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फिर वही हुआ जो निमरा ने कहा था। आरिफ ने फातिमा के मंगेतर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी शुरू कर दी थी। ऐसे में कुछ दिन गुजर गए। ये मामूल के मुताबिक एक दिन था। निमरा अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस आई थी और बैठी अपना काम करती। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अहमद दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। ये कोई नोटिस आया है, अहमद ने इसे बताया। तो निमरा ने हैरत और परेशान से इस नोटिस को देखा और इसे लेते खोला, लेकिन इसे पढ़ते ही इसके चेहरे की रंगत एकदम बदली थी। हाथ कँपाए थे। अहमद ने इसकी बदलती हालत बाखूबी नोट की। क्या मैं ये देख सकता हूँ? इतने आगे बढ़ते कहा तो निमरा ने चल रहा है। अहमद ने जैसे वो नोटिस पढ़ा तो इसके चेहरे पर भी परेशानी वाज़ेह हुई, जबकि निमरा की नज़रें परी पर गई थी, जो इस वक्त अपने झूले में बैठी मज़े से कह रही थी, अपने कॉर्ट में बैठी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। निमरा परी की तरफ देखते कहा। अभी वो परी के पास जाती इससे पहले ही इसका फ़ोन बज उठा। जहाँ अफनान के नाम जगमगाता देख इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। चाचा, क्या हो तुम? अब मुझसे सुकून से क्यों नहीं जीने देते मुझे? मेरा फ़ोन उठाते इस पर भड़क उठी। मैंने जो जानने के लिए फ़ोन किया था बात तो पता चल गया, तो फिर सरप्राइज़ कैसा लगा? अफनान की पुरसकून और मुस्कुराती आवाज़ पर निमरा को मज़ीद गुस्सा आया। अफनान मलिक, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस घटिया हरकत से मैं खौफजदा हो जाऊंगी? तो ये तुम्हारी भूल है। परी हमेशा मेरी बेटी रहेगी। निमरा गुस्से से बोलती, फ़ोन काट के। इसे ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस हो रही थी। अब ठीक है? अहमद की फिक्र हुई। मैं ठीक हूँ, आप फ़ौरन से पहले लायर से रब्ता करें। मैम बमुश्किल सांस लेते कहा तो अहमद एक परेशान नज़र इस पर डालता बाहर आ गया। ओह, पता नहीं मेरे कान में क्यों दर्द है आज। इसने आते ही पहले लायर को कॉल करते सारी बात बताई और इसे अर्जेंट ऑफिस आने को कहा। जब अहमद वापस आया तो निमरा इसे कदर संभली हुई लगी और इस वक्त वो परी को अपनी गोद में उठाए जोर पर बैठी थी। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी और इस घटिया शख्स के हवाले तो हरगिज़ नहीं करूंगी। मैं परी से बातें कर रही थी, जो मज़े से कह रही थी। वो तो जानती ही ना थी इसकी ज़िंदगी में क्या तूफान आ रहा है। मैंने वकील को कॉल कर दिया, वो कुछ ही देर में आ जाएंगी। मैं अहमद ने बताया तो निमरा ने सर हिलाया। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अहमद ने ऐसी तसल्ली दी। शख्स परी का मुतालबा किसी कर सकता है? इसने मुझे इस वक्त तलाक दी जब मुझे परी को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसने तो इस वक्त परी को देखा तक नहीं था कि साथ एक आंसू इसकी आंख से बह निकला, जिसे वो फ़ौरन साफ कर गई। लेकिन अहमद को तकलीफ हुई थी। कुछ ही देर में वकील भी आ गए, वहाँ आ गई और निमरा ने इनसे सारी बात डिस्कस की। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारा केस मजबूत है, परी की कस्टडी हमें ही मिलेगी। सारी बातें डिस्कस करने के बाद वकील ने निमरा को तसल्ली दी और इसे इजाज़त लेती चली गई। इसकी जाते ही अहमद रूम में दाखिल हुआ। अब आप क्या करेंगी? अहमद ने इससे पूछा। वो बेहद बेचैन था। मुझे कुछ नहीं पता, निमरा बेबसी से बोली। इसकी नज़रें अभी भी परी पर ही थी, जो मुझसे सो रही थी। निमरा, मैं आपको समझ सकता हूँ। मेरा अपना एक बेटा है। मैं जानता हूँ आप इस वक्त किस तकलीफ से गुजरेंगे, लेकिन अब आपको खुद को संभालना होगा और सोचना होगा आगे क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा। अहमद ने इसकी तरफ देखते कहा तो निमरा ने सर लिया। अब आप घर में बताएंगी क्या? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहती कोई मेरी वजह से परेशान हो। आप भी इस बारे में किसी को नहीं बताइएगा। इसकी बात पर निमरा ने सख्त लहजे में कहा तो अहमद ने समझते सर लिया। ओके, आप नहीं चाहे थी तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। अहमद ने कहा तो निमरा को ज़रा तसल्ली। निमरा इस वक्त अफनान के घर में इसके सामने कर दी। परी को घर छोड़ते यहाँ आई थी। तुम चाहते क्या हो? इस सब ड्रामे की वजह जान सकता हूँ मैं? नेहा गुस्से से चीखी थी। इससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि वो इसकी बेटी की कस्टडी चाहता है। अरे ले, इतना चीख क्यों रही हो? गला ख़राब हो जाएगा। अफनान आगे से पुरसकून अंदाज में बोला। तुमने मुझे तलाक परी की वजह से दी थी ना, आज तुम्हें इसकी कस्टडी चाहिए? ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरी बेटी है, इसे आज तक मैंने पाला है। इसके पैदा होने से पहले से और इसके पैदा होने के बाद भी इसका ख्याल मैंने रखा है। मैं इतनी आसान से अपनी बेटी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी, समझ आई? मैं इंतहाई गुस्से से बोलती वहाँ से निकल गई। गेट के पास ही इसे अर्शिया मिली, जिसे इग्नोर करती वो आगे बढ़ गई और गाड़ी में आकर बैठते इसने गहरी सांस भरे। आखिर मेरे साथ ही क्यों? इसने आसमान की तरफ देखते कहा। फिर गाड़ी स्टार्ट की। अब इसका रुख कब्रिस्तान की जानिब था, जहाँ वो अपने बाबा से बातें करना चाहती थी। बाबा, आज आपकी बेटी बहुत परेशान है। आपकी गुड़िया टूटती जा रही है। बाबा, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है बाबा। मामा भी मेरे पास थे होते, वे भी मेरे पास नहीं है। मैं अपनी परेशानी किससे बांटूँ?
मैं किससे बताऊँ, मैं टूटते जा रही हूँ, कौन मुझे समेटेगा बाबा। निम्रा अपने बाबा की कब्र पर बैठते रोते हुए इनसे बातें करती। आज से वाकई किसी की जरूरत थी जो इसे समेट लेता, जिसे कहता सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। कब्रिस्तान से आने के बाद वो गाड़ी में बैठी और कितनी देर ऐसे ही बैठी रही। शायद आरिमान की ना जाने कितनी कॉल्स आ चुकी थी। मैंने कहकर आई थी मैं कुछ देर में वापस आती हूँ। एक बार फिर इसका फ़ोन बजा। इसे देखा आर्य की कॉल थी। इसे कॉल उठाते फ़ोन कान से लगाया। निम्रा कहाँ हो तुम, कब से तुम्हारे कॉल्स कर रहे हैं, तुम परेशान करके रखा हुआ है तुमने। फ़ोन उठाते ही आरिफ की गुस्से और परेशान से मिलजुली आवाज़ गूंजी। मैं आती हूँ कुछ देर में, इसे कहते ही कॉल कर दिया। जैसे वो सब मज़ीद परेशान हुए। फिर इसने एक नंबर मिलाया। मुझे आपकी ज़रूरत है। 5 लफ्ज़ी जुमला कहते वो खामोश हो गई और सामने से किसी ने बस ओके कहा था। ना निम्रा ने कोई बात की, ना सामने वाले ने कुछ पूछा। फिर निम्रा ने गाड़ी का रुख करके जन किया। निम्रा को तुम कहाँ थी? घर में दाखिल होते ही पहले जुमला इसके समातों से टकराया था। बाबा के पास। मोहतर से जवाब और वो सब खामोश हो गए। परी कहाँ है? इसने कुछ देर की खामोशी के बाद पूछा। ऊपर फजर के बाद। राय ने कहा तो वो सर हिलाती ऊपर चली गई। जब वो सब एक दूसरे को देखने लगे, निम्रा ने ऊपर जाते परी को फजर से लिया और रेस्ट करने के बोलती अपने कमरे में चली गई। दूसरी जानिब अहमद निम्रा के लिए बेहद परेशान था। इसे समझ नहीं आती वो निम्रा की मदद करे तो कैसे करे। इसे शेर को देखा। अगर कल को तुम्हारी माँ ने आकर तुम्हारा मुतालबा किया तो मैं क्या करूँगा, ये सोच आते ही इसे झंझोड़ कर रखी। एक पल के लिए इसे लगा इसकी सारी दुनिया रुक गई है। ये बात सोचते मेरी ये हालत हो रही है तो निम्रा का क्या हाल होगा। इसने बेख्तियार सोचा। अल्लाह करे इस सब का जल्दी से कोई हल निकल आए। इसने सोचते शेर को उठाया और उससे खेलने लगा, लेकिन निम्रा की सोच दिमाग से जा ही नहीं रही थी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आगे जो है सब वो अच्छा लगेगा आपको। खैर अब आगे तो वैसे हमारा वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है नॉवल में, तो लेकिन चले देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जहाँ पे आपको कुछ गलती लगे वहाँ पे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और साथ साथ ये नावल ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें, अपने नावल्स रीडर फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स कज़न्स के साथ शेयर करें। और चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।